नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह ने कांग्रेस राम को नहीं मानती वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी को डिबेट पर आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और मां भगवती पर बीजेपी का कोई नेता आकर सामने बात करके दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम के नाम पर देश को गुमराह कर लोकतंत्र को बांटने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सीकर से जाकर चुनाव लड़े। उनको जोधपुर की जनता ने 10 साल दे दिए हैं। अब जोधपुर के बेटे को एक मौका जनता दे। ब्रिज बनना है, और ब्रिज बनने हैं, उन्होंने भी एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको भी समीक्षा करूंगा कि मुझे लगता है कि एयरपोर्ट जो बन रहा है वो अगले 10 साल का एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट अगले 50 साल का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फ्लाइट का टाइमिंग तो फ्लाइट का भी सुधरी है, हमारी ट्रेनों का टाइम बहुत ही खराब है। एक से दिल्ली की मंडोर का माने तो वो सही है, अदरवाइज ट्रेन की भी भारी समस्या है। उसको भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसमें काम करूं। सबसे बड़ा काम ये करूंगा कि जिंदगी में झूठ नहीं होगा तो कर दूंगा, नहीं भाई साहब मार्गदर्शन। तो जनता से अब लगातार जो प्रत्याशी हैं वो तमाम वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और इसी कड़ी में जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह ने भी जनता से कई वादे किए हैं। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, जनता से तो वादे किए ही, इसके साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह ने कांग्रेस राम को नहीं मानती वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए बीजेपी को डिबेट में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और मां भगवती पर बीजेपी का कोई भी नेता आए और उनके सामने बैठकर दिखाए। जी बिल्कुल रसू, मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है लोकसभा चुनाव पूरी रंगत में आना शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहाँ पे लगातार जारी हो चुका है। और दोनों पार्टियां जो है भगवान राम की बात हो या फिर विकास की बात हो, अपने अपने दावे और अपनी अपनी बात रखने के लिए यहाँ जनता की बीच जारी है। इसी कड़ी के तहत जो है जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी ने अपनी बात रखी और खुला चैलेंज है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया है कि वो आकर जो है राम मंदिर, राम से या फिर माता पे जिससे भी वो डिबेट करना चाहे वो आकर खुले मंच पे जो है जनता के बीच उनसे बात कर सकते हैं और उनके जो है विचार वो जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जोधपुर का बेटा हूँ, जोधपुर की जनता मुझे यहाँ जो है सेवा का मौका देगी और मैं यहाँ से विजयी हूँगा। उन्होंने अपना दावा जो है फिर दोहराया है कि वो यहाँ से जीत रहे हैं। तो फिलहाल तमाम जो उम्मीदवार है लोकसभा के जिन्हें टिकट मिल चुका है वो अपनी अपनी जीत के जो है दावे यहाँ जनता के बीच जाके कर रहे हैं। वहीं दावों के साथ साथ जो है विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। फिलहाल देखना यह है कि जनता किस करवट लेती है और ये कहानी जो है अभी लगातार जो है लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। बिल्कुल, विधानसभा चुनावों में भी रूपनारायण हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने राम नाम का सहारा लिया और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। लोकसभा चुनाव अब सामने है, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से राम के भरोसे है और राम नाम का फिर से सहारा ले रही है। तो कांग्रेस को शायद सबसे अहम बात यही लग रही है कि राम के सहारे कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीजेपी का बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए खुला चैलेंज कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग राम के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं और इस विषय पर राम के नाम पर डिबेट हो जाए। देखिए रेसू, मैं जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ मुद्दे हैं जिनको वो यहाँ पे लेकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने जो काम किए हैं, राम मंदिर की बात हो या धारा 370 की बात हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो है जनता के बीच है और जनता का एक वर्ग जो है वो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर 370 की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें, अभी देखना ही है कि कांग्रेस जो है इन मुद्दों का कैसा मुकाबला करती है। क्योंकि राम मंदिर बना के जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक बढ़त विशेष तौर पर हासिल कर ली है। अब इस बढ़त को जो है कांग्रेस किस तरीके से जो है डिबेट करती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। उधर राजस्थान के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा राजगढ़ के दौरे पर रहे, जहां नरेगा में काम करने वाली महिलाओं के साथ मंत्री संजय शर्मा ने
जमीन पर बैठकर साथ में भोजन किया और महिलाओं की समस्याओं को भी सुना। नरेगा में जो अनियमितता चल रही है उनको लेकर महिलाओं से इस दौरान बातचीत की, उनकी बातों को सुना और वेतन बढ़ाने की भी बात की है। मंत्री से बात कर महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री इस दौरान गौशाला में भी पहुंचे और गौ माता को अपने हाथों से उन्होंने गुड़ खिलाया और गौशाला में इस दौरान 2 आम के पौधे भी उन्होंने लगाए। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, तस्वीरों में साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मंत्री जमीन पर बैठे हैं और महिलाओं के साथ भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते उन्होंने महिलाओं की तमाम समस्याओं को सुना और सबसे अहम बात इस दौरान वेतन बढ़ाने के लिए भी महिलाओं से वादा किया है। जाहिर सी बात है कि जब वेतन बढ़ाने को लेकर वादा किया गया है, इस पर महिलाओं की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा होगा। यहाँ पे जो है चुनावी माहौल है और उसके संदर्भ में जो है मंत्री वहाँ गए थे राजगढ़, तो वहाँ पे उन्होंने नरेगा में जो काम करने वाली महिला है उनसे वो रूबरू हुए और रूबरू होने के साथ साथ जो है उनके बीच बैठकर जो है वहाँ पे भोजन किया। तो वहाँ महिलाओं का उत्साह देखते हुए बन रहा था और महिलाओं के बीच मंत्री को पाकर जो है वो काफी प्रफुल्लित हो रही थी। साथ ही में जो है मंत्री ने वादा किया, उन्होंने अपनी मांगे रखी। जो महिलाओं से बातचीत में मंत्री से बात की तो महिलाओं ने कहा कि हमारा जो वेतन है वो बहुत कम है, नरेगा का जो पैसा मिल रहा है बहुत कम मिल रहा है। तो इस पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो है आने वाले समय में वो प्रयास करेंगे कि नरेगा में जो है ये पेमेंट उनको जो मिल रहा है वो बढ़ जाए। तो इस चीज को लेकर जो है महिलाओं में काफी खुशी देखने को मिली और महिलाओं ने जो है मंत्री का स्वागत किया, मंत्री को धन्यवाद दिया और मंत्री जो है उनके बीच काफी टाइम रहे। तो महिलाओं की अन्य समस्याओं के बारे में भी उन्होंने खुलकर चर्चा की और उनको आगे जो है आश्वासन दिया कि जब भी टाइम मिलेगा, जब भी मौका आएगा चुनाव के बाद, आचार संहिता खत्म होने के बाद, वो इन पे जो है कार्रवाई करवाने की उन्होंने वहाँ आश्वासन महिलाओं को दिया। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी LN मंत्री की अध्यक्षता में NIC रूम में ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी LN मंत्री ने इस दौरान बताया कि पूर्व में विधानसभावार आवंटन के बाद तैयार मशीनों में से तकनीकी रूप से खराब मशीनों को इस दौरान अलग किया गया। खराब मशीनों की एवज में नई मशीनों के आवंटन के लिए ये पूरक रेंडमाइजेशन संपन्न हुआ है और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में विधानसभावार मशीनें आवंटित हुई हैं। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब तो ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, तिथि जो है वो घोषित हो चुकी है, ऐसे में पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से भी लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल रस्सू, यहाँ पे क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं और निर्वाचन विभाग जो है अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव को शांतिपूर्वक और सही तरीके से जो है निपटाने के लिए तैयारियां लगातार कर रहा है और इन तैयारियों के तहत जो है ईवीएम मशीनों को यथास्थान पहुंचाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है और कर्मचारी अधिकारी जो है इनमें लगे हुए हैं और जिस मशीनें जहाँ पे वो मतदान होगा वहाँ उन केंद्रों पर पहुंचाने का काम जो है यहाँ पे शुरू हो गया है और निर्वाचन विभाग ने जो है अपनी पहली नजरें यहाँ पे लगा दी है। फिलहाल जो है नामांकन का काम चालू है राजस्थान में। नामांकन के लिए अभी हालांकि कल से ये शुरू हुआ है तो ज्यादा नामांकन अभी हुए नहीं है, कुछ सीटों पे अभी टिकट देना बाकी है। तो नामांकन प्रक्रिया के बाद जो है आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जी रूपनारायण, बने रहिए, कुछ और खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद तनाव हो गया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और एक व्यक्ति ने इस दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 18 व्यक्तियों को इस दौरान हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पहुना कस्बे में
हर दशमी पर बड़े मंदिर से धार्मिक जुलूस निकाला जाता है जो गत रात्रि कस्बे में भ्रमण करते हुए मस्जिद के समीप निकल रहा था। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई जो देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए हैं और इनमें से एक युवक को उपचार के लिए भीलवाड़ा रेफर किया गया है। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति की भी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है और शांति व्यवस्था कायम है। सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर एक शोभा यात्रा जो है ग्राम पंचायत में लोगों के द्वारा निकाली जा रही थी और वो ग्राम पंचायत जो है वो करीबन 7:30 बजे उस ग्राम पंचायत से जो रैली निकली उसमें वो मस्जिद के आगे निकल रही थी। उस समय दोनों समुदाय के बीच में जो है उसको लेकर के कहासुनी हुई। बाद में इसमें थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई और मौके पर तुरंत सारे अधिकारी पहुंच गए। स्वयं एसपी साहब भी पहुंच गए थे, मैं भी पहुंच गया था और उनकी समझाइश भी की गई और आगे की कार्रवाई की गई। इसमें तो शोभा यात्रा के दौरान इस दौरान पथराव हुआ और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं जिनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी संख्या में लोग घायल हुए और घायलों की स्थिति क्या कुछ है? एक गंभीर घायल था और एक की मृत्यु हो चुकी है। बाकी जो है ज्यादा घायल नहीं है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हालांकि 10-15-20 लोग जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चालू है। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन मौके पर है और वो शांति वहां कायम करने का प्रयास वो कर रहा है। साथ ही जो है दोनों समुदाय के जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाकर भी वहां समझाइश का काम पुलिस कर रही है कि किसी तरीके से जो है शांति बनी रहे। जो हुआ उस पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है और पुलिस जो है अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी रूपनारायण, आपसे समझना चाहेंगे ये हालात इतने बिगड़ कैसे गए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस शोभा यात्रा के बीच में दोनों समुदायों के बीच ऐसा क्या हुआ कि पत्थरबाजी होने लगी? जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो कुछ उपद्रवियों ने वहां पे जो है छेड़छाड़ की कोशिश की और जब भगदड़ मची तो वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। कुछ उपद्रवी तत्वों की वजह से ये जो है बढ़िया जो जुलूस निकल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकल रहा था, उस जुलूस में पत्थरबाजी होने से हालात विकट हुए और परिस्थितियां बदलती गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए रूपनारायण सावरिया।